फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला? हमारे ऑप्शन हैं ए. दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूएई, बी. हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूएसए, सी. टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान, या डी. दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई यह जो है यह पूरे विश्व में सबसे व्यस्त वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। दूसरे स्थान पर यूएसए का हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा है व तीसरे स्थान पर टोक्यो इंटरनेशनल जापान तीसरे स्थान का सबसे व्यस्त वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में तीसरे स्थान पर है व दिल्ली इंटरनेशनल पर जो कि हमारे भारत का एयरपोर्ट है यह 8वें क्रम का सबसे व्यस्त वैश्विक हवाई अड्डा है। हाल ही में 10 सबसे व्यस्त वैश्विक हवाई अड्डों की सूची जारी हुई। 10 सबसे व्यस्त वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में किसी भी एयरपोर्ट को शामिल करने का जो आधार है वह यह है कि उस एयरपोर्ट पर लोगों के बैठने की क्षमता कितनी है, और इसी क्षमता की वजह से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा क्षमता के कारण पहले क्रम पर आया। शीर्ष वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में पहले स्थान पर दुबई इंटरनेशनल यूएई, दूसरे स्थान पर हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा यूएसए, तीसरे स्थान पर टोक्यो इंटरनेशनल जापान व भारत की ओर से दिल्ली इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो कि भारत में स्थित है। यह पूरे विश्व में 8वें क्रम का सबसे व्यस्त वैश्विक हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कौन सी पहली एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया? हमारे ऑप्शन हैं ए. NASM-SR, बी. वसुंधरा, सी. लरास्म, डी. जोरावर। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। NASM-SR ये पहली एंटीशिप मिसाइल है जिसका डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मिलकर सफल परीक्षण किया। भारत की पहली एंटीशिप मिसाइल जिसका नाम NASM-SR है, इसका डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मिलकर सफल परीक्षण किया है। NASM-SR की जो फुल फॉर्म है वह यह है कि नेवी एंटीशिप मिसाइल। NASM-SR की विशेषताएं हैं कि यह समुद्र से उड़ान भरने में सक्षम है व दागों और भूल जाओ पद्धति पर कार्य करती हैं, यानी कि NASM समुद्र से उड़ान भरकर भी अपने टारगेट को पूरा कर सकती है व दागों और भूल जाओ मतलब फायर एंड फॉरगेट, एक बार निशाना लगाने के बाद भूल जाओ, यह अपना कार्य कर लेगी। NASM-SR की जो रेंज है यानी कि NASM-SR जो है ये सबसोनिक मिसाइल है व इसकी रेंज 0.8 मैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से AI आधारित प्रोजेक्ट फोम वाइप्स कहाँ विकसित किया गया? हमारे ऑप्शन हैं ए. आंध्र प्रदेश, बी. केरल, सी. महाराष्ट्र, या डी. गुजरात। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र में एक प्रोजेक्ट विकसित हुआ है जिसका नाम फोम वाइप्स है। फोम वाइप्स प्रोजेक्ट जो है यह AI आधारित प्रोजेक्ट है व इस AI आधारित प्रोजेक्ट फोम वाइप्स में विकसित करने की सहायता जो है माइक्रोसॉफ्ट ने की है। प्रोजेक्ट फोम वाइप्स को माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने फोम वाइप्स को महाराष्ट्र के बारामती स्थान से लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इस प्रोजेक्ट फोम वाइप्स को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि
कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना। यदि कृषि में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि कृषि में लगने वाली लागत को कम किया जा सकता है, उर्वरक व जल के इस्तेमाल को भी कम किया जा सकता है। कम से कम उर्वरक जल के इस्तेमाल के साथ साथ उत्पादकता को बढ़ाना, यही माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता कहाँ हुई? हमारे ऑप्शन से ए पुडुचेरी, बी विशाखापट्टनम, सी अमरावती या डी चेन्नई। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, चेन्नई। हाल ही में चेन्नई में एक हाइपरलूप प्रतियोगिता हुई और यह चेन्नई में होने वाली यह हाइपरलूप प्रतियोगिता एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता थी। एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता को हाल ही में हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया। एशिया की इस पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता को आयोजित कराने में रेल विभाग ने भी सहायता की व इस हाइपरलूप प्रतियोगिता में का जो आयोजन है वह आईआईटी मद्रास ने किया। आईआईटी मद्रास ने यह हाइपरलूप प्रतियोगिता चेन्नई में आयोजित कराई जिसमें रेल विभाग ने सहायता की व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका शुभारंभ किया। हाइपरलूप क्या होता है? तो हाइपरलूप वह होता है जो कि निर्वात में 1200 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। एक नॉर्मल रास्ते पर जो है यदि हम चलते हैं तो वहां पर हवा का प्रतिरोध होता है जिससे हमारी स्पीड्स कम हो जाती है, परंतु हाइपरलूप में कोई भी हवा नहीं होती है जो इस वजह से वहां पर जो है निर्वात में चलती है और इसकी स्पीड लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। चेन्नई में आयोजित हाइपरलूप प्रतियोगिता का जो ट्रैक था वह लगभग 50 किलोमीटर लंबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने दूसरे पिंक लेडीज कप 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया? हमारे ऑप्शन से ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, तीसरा। पिंक लेडीज कप का दूसरा संस्करण हुआ था। दूसरे पिंक लेडीज कप के संस्करण को यूएई ने होस्ट किया जिसमें भारतीय महिला फुटबॉल टीम का जो स्थान था वह तीसरा स्थान रहा। पिंक लेडीज कप फुटबॉल खेल का कप है जिसमें भारत की रैंक तीसरी आई। दूसरे पिंक लेडीज कप में जो है कुल 4 टीमों ने पार्टिसिपेट किया जिसमें साउथ कोरिया, रूस, भारत और जॉर्डन ये 4 टीमें थीं। पिंक कप 2025 में जो रैंक आई है इन चारों देशों की वह इस प्रकार है जिसमें पहले स्थान पर रूस, दूसरे स्थान पर साउथ कोरिया, तीसरे स्थान पर भारत व चौथे स्थान पर जॉर्डन रहा। पिंक कप के दूसरे संस्करण को यूएई ने होस्ट किया। पिंक कप में जो भारतीय टीम का नाम था वह ब्लू टाइग्रेस था। भारत को साउथ कोरिया ने हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक व गुणवत्ता QPE सूचकांक किसने लॉन्च किया? हमारे ऑप्शन से ए नीति आयोग, बी RBI, सी वित्त मंत्रालय या डी SBI। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, RBI ने हाल ही में सार्वजनिक व गुणवत्ता सूचकांक को जारी किया है। सार्वजनिक व गुणवत्ता सूचकांक को इसलिए जारी किया है कि पब्लिक द्वारा दिए गए फंड का किस तरह इस्तेमाल हो रहा है वह इस सूचकांक में शामिल है। सार्वजनिक व गुणवत्ता सूचकांक को
हाल ही में आरबीआई ने जारी किया है? आरबीआई द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक का अर्थ है कि जो भी सार्वजनिक व्यय है यानी जो पब्लिक फंड है उसका उपयोग कुशलता, दक्षता व गुणवत्ता के साथ हो। पब्लिक द्वारा दिया जाने वाला फंड उसका सही से इस्तेमाल किया जाना ही इस सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक द्वारा बताया गया है। इस सूचकांक को जारी करने का उद्देश्य है कि पब्लिक फंड का बेहतर से बेहतर उपयोग किया जा सके। यार आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्डन कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किसने किया? हमारे ऑप्शन से ए गृह मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय या डी रक्षा मंत्रालय। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सशक्त भारत का पहले संस्करण का विमोचन किया है। सशक्त भारत एक द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका है। द्विवार्षिक यानी कि 2 वर्ष में एक बार। सशक्त भारत को हाल ही में सशक्त भारत जो कि एक हिंदी पत्रिका है, इसको रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा सशक्त भारत हिंदी पत्रिका हर 2 वर्ष में जारी की जाएगी व सशक्त भारत हिंदी पत्रिका की जो भाषा है वह हिंदी है। सशक्त भारत हिंदी पत्रिका में जो उल्लेख में सशक्त बल में कर्मियों की वीरता व बलिदान की कविताएं उल्लेखित की जाएंगी। सशक्त भारत का पहला संस्करण विमोचन हुआ यानी कि हाल ही में जो रक्षा मंत्रालय द्वारा सशक्त भारत पत्रिका जारी हुई, यह पहला संस्करण है। भारत का पहला न्यूज़पेपर बंगाल गजट था व हिंदी भाषा का पहला न्यूज़पेपर उदंत मातंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने पीएम किसान निधि की 19वीं किस्त कहां जारी की? हमारे ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी गुजरात या डी राजस्थान। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, बिहार। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर निकले हैं और यहीं यानी कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान निधि की 19वीं किस्त जारी की। पीएम किसान निधि योजना की 19वीं किस्त भागलपुर बिहार से जारी की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार से पीएम किसान निधि की 19वीं किस्त को जारी किया। पीएम किसान निधि की यह 19वीं किस्त का फायदा 9.8 करोड़ किसानों के खातों में प्रत्यक्ष हस्तांतरण करेगा। यानी कि 9.8 करोड़ किसानों के खातों में लगभग यानी कि डायरेक्टली जो है पैसे ट्रांसफर होंगे। पीएम किसान निधि योजना के तहत सभी किसानों के खातों में 6,000 रुपये सालाना प्रदान किए जाएंगे। यह 6,000 रुपये साल में 3 किस्तों में भरे जाते हैं, जिसमें 2-2 हजार करके एक किस्त में 2-2 हजार करके 6,000 रुपये साल में प्रदान किए जाते हैं। 19वीं किस्त जो है ये 24 फरवरी को शुरू हुई थी व गोरखपुर से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत किसने की? हमारे ऑप्शन है ए झारखंड, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या डी राजस्थान। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, राजस्थान। राजस्थान ने हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना को शुरू किया है।
यानी कि जब स्कूल के बच्चों के लिए यदि कोई दुर्घटना होती है तो उनको इसके लिए बीमा की राशि प्रदान की जाएगी और यह बीमा की राशि जो है बच्चों की हालत देखकर प्रदान की जाएगी। दुर्घटना बीमा योजना को हाल ही में राजस्थान ने लॉन्च किया है। राजस्थान ने इस दुर्घटना बीमा योजना का नाम शिक्षा संजीवनी बीमा योजना रखा है। राजस्थान में इस दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत जो है उदयपुर से की। दुर्घटना बीमा योजना या शिक्षा संजीवनी बीमा योजना को 26 फरवरी 2025 से शुरू किया गया। स्कूली बच्चों के लिए राजस्थान ने दुर्घटना बीमा योजना को लॉन्च किया है। इस दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बच्चों को 1 लाख से 1.3 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन जो है हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया है। भारतीय कॉलिंग कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ जो है पीयूष गोयल जी ने पुणे मुंबई में किया। इस भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का जो थीम है वह यह है कि विकासशील भारत का 2047 का मार्ग सभी के लिए समृद्धि की राह, यानी कि भारत का विकासशील देश का सफर जो है वो 2047 तक कैसे रहेगा, जिसमें इसके मार्ग में सभी बातों का ध्यान रखा गया है। सभी के लिए समृद्धि की राह, यानी कि 2047 तक का जो रास्ता है इसमें सभी की तरक्की हो। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस को कराने का जो उद्देश्य है वह यह है कि आत्मनिर्भर भारत व मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा सके, यानी कि भारत में लोग निवेश करें, अपने प्रोडक्ट्स को बनाएं व मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दें, जिससे भारत भी आत्मनिर्भर बनेगा और विकासशील देश की राह से ऊपर बढ़ेगा। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? हमारे ऑप्शन है ए मुंबई, बी चंडीगढ़, सी पुणे या डी पटना। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, पुणे। पुणे महाराष्ट्र में हाल ही में जो है पीयूष गोयल, जो कि हमारे केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं, इन्होंने हाल ही में भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया है।